माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेक्चर 11, जिसमें आज हम आपको डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट क्या है, वह कितनी प्रकार का होता है, बैड डेट्स क्या है, वह कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जिन्होंने मेरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर लेक्चर 10 नहीं देखा है, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो उस लिंक पर जाकर मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे डिस्काउंट की। देखिए डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट मींस एनी टाइप ऑफ द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। देखिए स्टूडेंट्स, आपने रूटीन लाइफ में देखा है, जब आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, वहां पर जो सेलर है आपके साथ डीलिंग करता है, तो वो अक्सर क्या करता है, कई प्रोडक्ट्स के मगर आपको छूट दे देता है, मतलब कंसेशन दे देता है, या हम रिबेट भी कह देते हैं, कंसेशन भी कह सकते हैं, अलाउंस भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला कि वो आपसे प्राइस कम चार्ज कर लेता है। कुछ अमाउंट आपको, जो कि 5% भी हो सकती है, 1% भी हो सकती है, कुछ अमाउंट पर आपको छूट दे देता है कि आप इतनी मत पे करना। एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई बुक परचेज करने, जैसे कि सपोज कर लीजिए ये अकाउंटेंसी की बुक है, इसकी मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं 500 है, मतलब एमआरपी इसका 500 रुपीज है, ठीक है। उसे हम लिस्ट प्राइस यहां पर कहते हैं अकाउंट्स में, जो लिस्ट प्राइस है वो 500 रुपीज है। तो स्टेशनरी वाले डीलर ने, जिससे आप बुक्स खरीद रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि आपको हम 10% छूट देंगे। मतलब क्या हुआ, 500 का 10% 50 रुपीज, तो 50 रुपीज आपको कम देने पड़ेंगे। तो आपको नेट अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, 450 रुपीज। तो यहां पर जो 50 रुपीज मैंने कैलकुलेट की वो क्या था, डिस्काउंट, जिसे हम छूट कह देते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने यहां पर रिडक्शन इन प्राइस वर्ड यूज किया है कि प्राइस में कमी कर दी हमने। हम कौन है यहां पर जो डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट कौन देता है स्टूडेंट्स? सेलर। ये बात जरूर ध्यान में रखना, कभी भी कस्टमर या जो क्लाइंट है वो डिस्काउंट नहीं देगा। डिस्काउंट कौन देगा? जो गुड्स को सेल कर रहा है, जो सामान बेच रहा है और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो हमेशा हमको छूट देता है, हमको कंसेशन देता है। आप कंसेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिबेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अलाउंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने गिवन बाय सेलर, सेलर ने दिया किसको? बायर को, जिसे हम कस्टमर कहते हैं, उसको हमने दिया। तो एग्जांपल समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब इसकी बात करते हैं डिटेल में। देखिए, डिस्काउंट इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। डिस्काउंट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 तरह का बताना हमने अकाउंट्स में। डिस्काउंट कौन कौन सा? नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट की डिटेल में। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट हम किसे कहते हैं, इसके आपको एग्जांपल देंगे पहले, फिर इसको मीनिंग बताएंगे कि कैसे आपने लिखना है। देखिए, सपोज कीजिए अगर आप मार्केट में जाते हैं, यह मार्कर परचेज करेंगे, तो आपको 20 रुपीज का मिलेगा। तो यहां पर 20 रुपीज को हम क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस, जिसे आप एमआरपी कह रहे हैं। तो यहां पर 20 रुपीज को हम क्या कहेंगे? लिस्ट प्राइस, ठीक है। अगर मैं एक मार्कर खरीदूंगा तो मुझे 20 रुपीज का पड़ेगा। एक्चुअल में मैं अगर होलसेलर हूं या मेरा रिटेल का काम है, या वैसे भी आप कस्टमर है परंतु आपने काफी मात्रा में माल खरीदना है, तो आपने क्या किया, पूरा बॉक्स खरीद लिया। एक बॉक्स में 10 मार्कर्स हैं, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स। तो 20 इंटू 10, टोटल लिस्ट प्राइस कितनी हो गई? 200। तो क्या आप 200 रुपीज देंगे स्टेशनरी वाले को? नहीं, आप कहेंगे मैं एक मार्कर थोड़ी खरीद रहा हूं जो मुझसे आप 20 रुपीज के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, मैं तो इतने सारे खरीद रहा हूं, कम रेट कीजिए मेरे लिए। तो वो क्या करेगा, आपको कुछ कंसेशन दे देगा, कहेगा 10% लेस कर देता हूं। तो 200 में से, टोटल बिल में से 10% कितना गया? 20। तो आपको वो मार्कर कितने के पड़ गए? 180 रुपीज के। तो समझ गए होंगे कि मैं कौन सी एग्जांपल दे रहा हूं कि 20 रुपए का एक मार्कर पड़ता है। अगर हमने ज्यादा खरीदे तो हमें कुछ कंसेशन मिल गई, उस कंसेशन को हमने ट्रेड डिस्काउंट का नाम दे दिया स्टूडेंट्स। तो समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में आपको बताते हैं कि आपने कैसे बताना है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर, जो कंसेशन सेलर ने दे दी कस्टमर को, ये डिस्काउंट का मीनिंग था। अब हमने ट्रेड का बनाना है, आगे देखिए क्या लिखेंगे।
कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क। क्यों दी हमें कंसेशन, क्यों दी ये वाली ट्रेड डिस्काउंट की हम बात करें? क्योंकि हमने गुड्स बल्क में परचेज की। बल्क क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में। अभी एक सिंगल यूनिट नहीं खरीदा था हमने मार्केट का, काफी खरीद ली। तो जब आप लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे यहां तक स्टूडेंट्स। दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न? अब आप सोच रहे होंगे किस चीज पर मिलता है डिस्काउंट हमें? ये ऑन लिस्ट प्राइस। जैसे कि मैंने 20 रुपीज पर निकालना था, 20 का 10% निकालता, मुझे 2 रुपए डिस्काउंट मिल गया पर मार्कर। इसलिए मैंने कहा था 2 रुपए एक मार्कर के प्रति मुझे डिस्काउंट हो गया। जब मैंने 10 मार्कर्स खरीदे तो मेरे 20 रुपीज सेव हो गए। तो यहां पर टोटल डिस्काउंट 20 रुपीज बनता था स्टूडेंट्स। तो एक मार्कर के प्रति कितना बना था? 2 रुपीज डिस्काउंट। तो समझ गए होंगे लिस्ट प्राइस पर हमने कैलकुलेट करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी वो क्या है? नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब जब आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं जो एंट्री के थ्रू होती है, तो एंट्री जब आप पास करेंगे तो आप नेट अमाउंट शो करेंगे, परंतु डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। वो मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने अभी शो करना है कि मैंने 10 मार्कर खरीदे, 20 इंटू 10, लिस्ट प्राइस कितनी होगी? 200। पर मुझे कितने के पड़े थे? 20 रुपीज डिस्काउंट माइनस करके 180 के। तो मैं अपनी बुक्स में सीधा ही दिखाऊंगा कि 180 रुपीज के मैंने मार्कर खरीदे। तो मैं 200 भी शो नहीं करूंगा, 20 रुपीज भी शो नहीं करूंगा डिस्काउंट के, सीधा नेट अमाउंट बताऊंगा कि मैंने 180 रुपीज के मार्कर खरीदे। तो स्टूडेंट समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद जब मैं पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा उसके बाद आपको एग्जांपल बनाकर यह भी बताऊंगा कि हमने ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब चलते हैं कैश डिस्काउंट की ओर। कैश डिस्काउंट में आपने क्या बताना है? कैश डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में पहले आपको एग्जांपल देंगे। स्टूडेंट देखिए, जब कोई व्यक्ति लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदता है तो उसका बिल भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ेगा। जैसे मैं सपोज कीजिए 1 लाख मार्कर्स परचेज करूं तो 1 लाख इंटू 20 तो कितने रुपीज का बिल बन गया? 20 लाख। तो क्या जब कोई होलसेलर या रिटेलर लार्ज क्वांटिटी में माल परचेज करते हैं, क्या वो सारी पेमेंट ऑन द स्पॉट करते हैं? आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो रेगुलर डीलिंग होती रहती है, तो वो कुछ क्रेडिट बेसिस पर भी करते होंगे, ऑब्वियसली है। तो सेलर्स क्या करते हैं, यह जानने के लिए कि हमें जो हम डीलिंग कर रहे हैं हमारे पास तुरंत पेमेंट आए, उनकी कोशिश क्या होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैश पेमेंट मिलती रहे। तो सेलर्स उनको लालच दे देते हैं। क्या लालच दे देते हैं बायर्स को, कस्टमर्स को? कि आप ऑन द स्पॉट सभी पेमेंट कर दीजिए, पूरी की पूरी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो नहीं भी कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनका मकसद क्या था सेलर्स का, कि ज्यादा से ज्यादा कैश को रिकवर कर लिया जाए। तो उसके लिए जो उन्होंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब आप इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो देखिए स्टूडेंट्स। कैश डिस्काउंट को स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। कारण बता दिया ना पहले, किस लिए दिया डिस्काउंट ये वाला? मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या है यहां पर? क्विक, ताकि जो कस्टमर है वो आपको क्विकली पेमेंट करे, जल्दी पेमेंट कर दे, ज्यादा कोशिश करे कि वो नगद में करे। उधार ना आपसे खरीद के लेकर जाए, ले भी जाता है तो थोड़े दिनों में दे दे, क्योंकि उसे पता है कि मैं जल्दी दूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिल सकता है। तो कैश पेमेंट वैसे कभी होता है ऑन द स्पॉट। अगर कोई व्यक्ति आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा तो आप उसे लालच दे देते हैं कि मैं कुछ और डिस्काउंट दे दूंगा, तो उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बात ध्यान में रखना, बाद में नहीं, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट क्विक पेमेंट, जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तभी अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2 दिन बाद भी करने की कोशिश करेंगे तो वो कैश डिस्काउंट नहीं हुआ, कैश डिस्काउंट हुआ ऑन द स्पॉट। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ऑन अमाउंट रिसीव्ड। ये किस पर कैलकुलेट करेंगे? जैसे यहां पर लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते थे, यहां पर किस पर करेंगे? कैश रिसीव्ड। जितना पैसा मुझे ऑन द स्पॉट मिलेगा उस हिसाब से मैं डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट का रेट मैंने फिक्स कर लिया 10% सपोज कीजिए, तो उससे मैंने लेने थे 1 लाख, उससे 1 लाख लेने थे। अगर वो मुझे 1 लाख देगा ऑन द स्पॉट तो मैं 1 लाख पर निकालूंगा 10%। अगर वो मुझे हाफ पेमेंट करेगा 50,000 तो मैं 50,000 पर कैलकुलेट करूंगा 10%। तो स्टूडेंट यहां तक आप समझ गए होंगे कि कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है? रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इस डिस्काउंट को हम, कैश डिस्काउंट जो है इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके मन में यह प्रश्न होगा कि कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, परंतु ये हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या सोच रहे हैं कि आप बिजनेसमैन, बिजनेस है,
रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप बिजनेस समझेंगे अपने आप को। तो अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए क्या होगा, इनकम। ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अब डिस्काउंट कौन लेता है, सेलर। अगर आप यहां पर सेलर की भूमिका निभा रहे हैं, मतलब सेलर का रोल अदा कर रहे हैं और सामान सेल कर रहे हैं डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड हो गया आपके लिए, वो आपका एक्सपेंस बन गया। अगर आप कस्टमर का रोल कर रहे हैं, मतलब आप किसी सामान खरीद कर ले आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो आपकी इनकम बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये सब कंसेप्ट। इसके बाद आपको एक एग्जांपल बनाते हैं, उससे आपको समझाते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो ट्रेड डिस्काउंट के साथ ही तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको अभी एग्जांपल में कराएंगे स्टूडेंट्स। 2 एग्जांपल्स बना के आपको, तभी तक आप ये सब कुछ नोट कीजिए आराम से। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी एग्जांपल कराते हैं आपको। देखिए सपोज करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 बना रहे हैं हम। सपोज ए फर्म has sold goods of list price। अब हमने यहां पर लिस्ट प्राइस क्यों लिखा, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट की बात करनी है जो कि लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। सपोज ए फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख टू एक्स। एक्स हमने कस्टमर का नाम रख दिया कि एक्स कस्टमर को हमने 1 लाख रुपए वाली लिस्ट प्राइस वाली गुड्स सेल कर दी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितने पर, 10% हमने उसे छूट दी है, कंसेशन दी है। तो हमने आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करके दिखाना है। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 1 लाख। लिस्ट प्राइस पर निकालना होता है, लिस्ट प्राइस यहां पर कितनी है, 1 लाख। उसका आप 10% निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये कितना बन गया, 10,000। तो यहां पर डिस्काउंट आपने निकाल लिया 10,000। अब क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, आपने बुक्स में तो शो करना ही नहीं, आपने सिर्फ नेट प्राइस शो करनी है। तो यहां पर जो नेट प्राइस होगी जो आप शो करेंगे बुक्स में, वो कितनी होगी, 1 लाख में से 10,000 डिस्काउंट गया। आप कहेंगे हमने वो गुड्स कितने में सेल कर दी, 90,000 में। तो आपने जो सेल्स रिकॉर्ड करनी है बुक्स में, वो 1 लाख की नहीं रिकॉर्ड करनी, 90,000 रुपीज की रिकॉर्ड करनी है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2, इसमें कुछ नई बात बताएंगे। देखिए वो क्या है, सपोज ए फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख टू कस्टमर वाई। अब हमने कस्टमर का नाम रख दिया वाई, उसको हमने 1 लाख की गुड्स सेल कर दी। अब सोच रहे होंगे ये तो सेम एग्जांपल बन गई, नहीं आगे देखिए, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में नई बात क्या आई, समझ गए होंगे आप। एक तो 20% ट्रेड डिस्काउंट, साथ ही कैश डिस्काउंट भी आ गया, मतलब दोनों तरह के डिस्काउंट हमने दिखा दिए। पहले हमने एक डिस्काउंट को सॉल्व करना बताया आपको कि ट्रेड डिस्काउंट अकेला दिया हो तो कैसे करना है। अब हम आपको इस एग्जांपल में दोनों डिस्काउंट के बारे में बता रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक बात ध्यान में रखनी कि पहले आपने हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को बाहर निकालना है। क्यों, क्योंकि वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, आंसर में सॉल्यूशन हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख। तो इसमें से आपने क्या माइनस कर देना है, ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना है 20%। तो 1 लाख का 20% माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स, 20,000। तो कितना बचा, 80,000। इसे हम कहते हैं नेट प्राइस।
तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको पता था कि हम सेल किताबों में कितने की रिकॉर्ड करेंगे अभी 80,000 की इस केस में। अब सपोज कर लीजिए उसी व्यक्ति ने, जिसे हमने वाई कस्टमर था जो हमारा, उसने हमें तुरंत पेमेंट भी कर दी, इसलिए हमने उसे क्या ले दिया, कैश डिस्काउंट। यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि उसने मुझे साथ के साथ पेमेंट कर दी है। मैं आपको कैश डिस्काउंट निकालूंगा। अभी कैसे निकालेंगे देखिए, कैश डिस्काउंट निकालने से पहले जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया था उसे मत बोलना। वो क्या था कि जितनी हमें कैश पेमेंट रिसीव होगी हम उस पर डिस्काउंट देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं बताया, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम उसने हमें बाकी सभी पैसे दे दिए। अभी 80,000 वो हमें देने को तैयार है ऑन द स्पॉट, तो अब हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे देखिए, लेस कैश डिस्काउंट 10% के हिसाब से 80,000 पर 8,000, तो ये कैश डिस्काउंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वो हमें अभी कितने पैसे देगा, 72,000 अमाउंट हम रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वाई से हम कितने पैसे रिसीव करेंगे, 72,000, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट हमें पेमेंट कर रहा है, इसलिए हमने उनसे कैश डिस्काउंट दे दिया 8,000। तो किस अमाउंट पर दिया, जो पहले उससे लेनी थी 80,000, ना कि 1 लाख। 1 लाख में से ऑलरेडी हम पहले 20,000 उसे छोड़ चुके थे, कंसेशन दे चुके थे, तो नेट बिल कितना बना था 80,000। अभी वो भी हमें ऑन द स्पॉट दे रहा है, तो 80,000 पर हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो सिर्फ हमें हाफ पेमेंट करता कैश में या चेक रही, हाफ पेमेंट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो हम 80,000 मगर नहीं देंगे, फिर हम हाफ पेमेंट कर लेंगे। 80,000 का हाफ कितना होगा, 40,000, तो फिर हम 40,000 मगर कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात जरूर ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट क्योंकि क्विक पेमेंट पर दिया जाता है, तो आपने यह बात जरूर ध्यान में रखनी कि वो आपको कितनी पेमेंट दे रहा है ऑन द स्पॉट। आप उसके पेमेंट के हिसाब से कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने बार बार आपको बताया, यहां पर 80,000 हमने रिसीव करनी है, वो देने को तैयार है, तो 80,000 पर निकाला। अगर वो हाफ पेमेंट कर रहा है तो 80 का हाफ कितना हुआ, 40,000। 40,000 पर कैलकुलेट करेंगे 10%, जो कि 4,000 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये दोनों एग्जांपल्स समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अब मैं आपको बैड डेट की प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊंगा कि बैड डेट्स क्या होते हैं, उसका क्या मीनिंग है, कुछ और इंपोर्टेंट टर्म्स की भी बात करेंगे। तभी तक स्टूडेंट्स आप ये सब कुछ नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे बैड डेट्स की। देखिए बैड डेट्स क्या है। बैड डेट्स से पहले आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं कि बैड डेट्स में हम किस चीज की स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम बिजनेस में डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो कुछ कैश बेसिस पर होती हैं और कुछ क्रेडिट बेसिस पर होती है। मेरे कहने का मीनिंग क्या है, अगर हम बिजनेस में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सभी गुड्स जो हम सेल करेंगे वो कैश बेसिस पर होंगी। कोई ना कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है जो हमसे उधार माल ले जाता है, मतलब हम कुछ ना कुछ गुड्स क्रेडिट बेसिस पर भी सेल कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने उधार बात क्यों की, उधार माल सेल करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका डायरेक्ट लिंक है बैड डेट्स के साथ। अगर आप सारा माल ही नगद में सेल कर देंगे, कैश बेसिस पर सेल कर देंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता बैड डेट्स का। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, जब हम सामान को उधार सेल करते हैं। जब कस्टमर को हम उधार सामान दे देते हैं तो मतलब क्या हुआ कि हमने उसे कुछ टाइम दे दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ी टाइम बाद जब आपके पास पैसे आए तब दे जाना। तो इससे क्या होता है, कई कस्टमर्स जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, जिन्होंने आगे हमसे डील करना है, वो तो हमें पैसे दे जाते हैं, पर कुछ कस्टमर्स जो बेईमान निकलते हैं वो हमें पैसे नहीं देकर जाते। अब सोच रहे होंगे वो क्यों नहीं देकर जाते, वो पूरी बात आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर वो कस्टमर्स हमें पैसे देने से कल को इनकार कर दें कि हमारे पास नहीं है, जो मर्जी कर लो, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पैसे डूब गए। इस पैसे डूबने को हम बैड डेट्स कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि आप बैड डेट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, बैड डेट्स इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। क्या मीनिंग है, सबसे पहले डेटर्स का मीनिंग पता है, जिनको हमने सामान उधार सेल कर दिया था, अब उनसे पैसे लेने हैं, उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। अब क्या हुआ, अमाउंट इरिकवरेबल, इरिकवरेबल वर्ड आपने ध्यान में रखना है। अब वो पैसे हमें रिकवर नहीं हो रहे हैं। डेटर्स जिन्हों से पैसे हमने लेने थे वो हमें पैसे नहीं दे रहे, वो डिनाई कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, तो वो पैसे हमारे डूब गए, अब हमें मिलने के चांस नहीं है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। आगे देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, आइदर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और एनी अदर रीजन।
या तो वो पैसे डूबे इंसॉल्वेंसी के कारण। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इंसॉल्वेंसी क्या है, आपने पहली बार वर्ड सुना है या कोई और रीजन। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक जो हमसे सामान ले गए परंतु इसीलिए पेमेंट नहीं करके गए क्योंकि उनके पास एक्चुअल में पैसे नहीं थे, अभी तक उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि अभी तक उनके पास कहीं से पैसा नहीं आया, अगर आएगा तो हमें दे भी सकते हैं। और एक ऐसे कस्टमर्स जो दूसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जिनके पास पैसे हैं फिर भी उनके मन में खोट है, वो पैसे देना नहीं चाहते। तो यहां पर दो सिचुएशंस होगी, एक तो जान के हमें पैसे नहीं दे रहे कस्टमर्स, एक ऐसे कस्टमर्स है जो देना चाहते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं। तो यहां पर क्या है, इंसॉल्वेंसी के कारण भी हमें यह नुकसान उठाना पड़ सकता है बैड डेट्स का, या कोई और रीजन है। दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए ना, एनी अदर रीजन मतलब जान के नहीं दे रहे। इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होगा, बेचारे मजबूर हैं, अभी तक उनके पास पैसा नहीं है। तो यहां पर इंसॉल्वेंसी क्या है, इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम पंजाबी में या हिंदी में क्या कहते हैं, दिवालिया निकल गया। उस व्यक्ति का दिवालिया निकल गया मतलब उसके पास पैसे नहीं है, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मेरी तो प्रॉपर्टी भी सेल कर लो और जितने पैसे मिलते हैं कवर कर लो। उसके पास बेचारे के पास इतनी एसेट्स नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी नहीं जितनी उसने लोगों को पैसे देने हैं। मतलब क्या होगा, पूरी डिटेल इंसॉल्वेंसी की आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगली टर्म में इंसॉल्वेंट ही बताने जा रहा हूं। इंसॉल्वेंट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है, तभी तक आप पहले एग्जांपल समझिए। अभी तक यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि बैड डेट्स क्या हुआ। बैड डेट्स का मीनिंग हुआ जिससे हमने पैसे लेने थे वो हमें पैसे नहीं दे रहा, डिनाई कर रहा है, मतलब हमारा एक तरीके का घाटा हो गया, नुकसान हो गया, हमें लॉस हो चुका है, अभी हमें पैसे नहीं रिकवर होंगे, इरिकवरेबल होगी अमाउंट। वो रीजन बता दिया। इंसॉल्वेंसी भी हो सकता है और कोई और रीजन हो सकता है। इंसॉल्वेंसी की आगे डिटेल में बात करेंगे, तभी तक आपको एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एग्जांपल, आपके लिए एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, एबीसी लिमिटेड हमारी फर्म है। हमने क्या किया, एक कस्टमर, जो मर्जी आप नाम सपोज कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए मोहन, उसको हमने गुड सेल कर दी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार सामान हमने से सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया, 4 रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का हमने मोहन को सामान सेल कर दिया। अब मोहन क्या है, सोचिए, मोहन है डेटर। क्यों, क्योंकि हमने मोहन से पैसे लेने हैं, तो मोहन को हम क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे कि उनसे पैसे लेने हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ, हम एग्जांपल बना रहे हैं, मोहन से हमने पैसे लेने थे 1 लाख रुपीस। 3 मंथ्स तक उसने हमें प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैसे दे जाऊंगा, परंतु 3 मंथ से पहले ही उस बेचारे की इंसॉल्वेंसी होगी, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, वो इंस्टॉलमेंट हो गया, बदकिस्मती से उसका इंसॉल्वेंसी हो गई। मतलब क्या कह सकते हैं, वो इंस्टॉलमेंट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट का मीनिंग स्टूडेंट्स आपको थोड़ी देर में ही बताएंगे, तभी तक सिर्फ आप एक वर्ड याद रखें कि इंस्टॉलमेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल चुका है, जिसे हम बैंकरप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जब वो इंस्टॉलमेंट हो गया तो हमें कितने पैसे रिकवर हो रहे हैं, सिर्फ 80%, सिर्फ 80% अमाउंट हमें मिलेगी। अब वो डेटर था 1 लाख रुपीस का, और पैसे कितने मिलेंगे, सिर्फ 80%। तो स्टूडेंट कितने पैसे बन गए, 80,000। तो हमें सिर्फ उससे 80,000 रुपीज ही रिसीव होंगे लीगली, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट हो चुका है। 80% मिल रहे हैं तो हम उतने ही ले लेते हैं। 1 लाख में से 80,000 हमें रिसीव हो गए सपोज कीजिए। तो अब क्या हुआ, जो गैप रह गया, कितना रह गया, 20,000, उसे हम यहां पर क्या कहेंगे, बैड डेट्स, और ये हमारा लॉस हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि बैड डेट्स का मीनिंग क्या हुआ, हमारे 20,000 रुपए डूब गए, अब वो वापस हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि बेचारे का दिवालिया निकल चुका है। अब ये इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको बताते हैं, तो आपको कंसेप्ट की ज्यादा क्लैरिटी होगी। देखिए टर्म नंबर 29 लिख देते हैं स्टूडेंट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट वर्ड किसी पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, किसी बिजनेस फर्म के लिए भी यूज हो सकता है। तो पहली तो बात ये ध्यान में रखनी स्टूडेंट्स आपने कि इंसॉल्वेंट कोई पर्सन भी हो सकता है। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन
और एनी फर्म कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी फर्म हो सकती है स्टूडेंट्स, ये बात आपने ध्यान में रखनी थी। अब कौन सी फर्म या कौन सा पर्सन हो सकता है? हु इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। तो यह लेना आपने समझनी स्टूडेंट कि कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म जो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि अपने डेब्ट्स पे कर सके। डेब्ट्स मतलब जो उसने उधार लिया हुआ है, चाहे वो लोन लिया हुआ है, चाहे किसी के पैसे देने हैं, अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी के पैसे वापस कर सकता है, तो उस टाइम हम इंस्टॉलमेंट उसे कहेंगे। चाहे वो पर्सन है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन की बात हो रही है, चाहे फर्म की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे अब वो डेब्ट्स क्यों नहीं पे कर सकता, आपके मन में यह प्रश्न। तो इसका आंसर देते हैं स्टूडेंट्स। ए पर्सन becomes insolvent when his liabilities are more than his assets। तो यह बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, एक पर्सन या फर्म का दिवालिया कब निकलता है? जब उसकी लायबिलिटीज मतलब जितने पैसे उन्होंने लोगों को देने हैं वो ज्यादा हो, किससे? उनकी एसेट से। एग्जांपल देखिए, अगर यहां पर मोहन की बात करें, मोहन से हमने पैसे लेने थे, मोहन की टोटल प्रॉपर्टी सपोज कर लीजिए 5 लाख रुपीस की थी, और उसने लोगों के कितने पैसे देने थे वो आपको देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए उसकी प्रॉपर्टी थी 5 लाख की, परंतु उसने लोगों को देना था 8 लाख रुपीस, तो यहां पर उसकी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स क्या है? कम है। उसने अपने हाथ खड़े कर दी हैं कि मेरी तो सभी एसेट्स बेचकर भी मैं सभी के पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसलिए उसने प्रपोर्शन में दे दिए। तो यहां पर तो सपोज किया वैसे 80% हमने, तो जितना भी प्रपोर्शन बनेगा उस प्रपोर्शन में वो बेचारा पैसे देगा। तो जो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, कब इंस्टॉलमेंट होता है? जब उसकी लायबिलिटी ज्यादा होती है, किससे? एसेट से। अगर वो अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं पैसे नहीं देने के काबिल, तो कोर्ट क्या करती है? प्रपोर्शन में सभी की लायबिलिटीज को पे कर देती है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। और जो पर्सन की बात करें, फर्म की बात करें, तो उस पर्सन को हम या फर्म को क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सोलवेंट की। सोलवेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स, सोलवेंट को हम कैसे बताएंगे? सोलवेंट कौन है? आपने कुछ नहीं करना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देना स्टूडेंट्स। देखिए इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या बताया था? वो पर्सन जो इस काबिल नहीं कि अपने डेब्ट्स को पे कर सके। तो सोलवेंट कौन होगा? ए पर्सन और फर्म, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हु इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। तो बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। जो पर्सन इस काबिल है कि वो अपने डेब्ट्स पे कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोलवेंट। चाहे पर्सन की बात कर लीजिए, चाहे फर्म की बात कर लीजिए। और ये कब होगा? जब उसकी एसेट्स क्या होगी? ज्यादा। तो इस लाइन का भी ऑपोजिट कर दीजिए अपने आप। ए फर्म और पर्सन बिकम्स सोलवेंट व्हेन इट्स एसेट्स आर मोर देन। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं स्टूडेंट्स, एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज। इस केस में आपने क्या बताना है? उसकी एसेट्स क्या होंगी? ज्यादा। किससे? लायबिलिटीज से। संपत्ति ज्यादा होगी और जिनको पैसे देने वो क्या होंगे? वो लोग कम होंगे, वो मतलब अमाउंट भी कम होगी। जैसे कि सोलवेंट कब कहूंगा? संपत्ति है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीज की किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, और लोगों का सब टोटल मिलाकर उसने 2 लाख ही देना है, तो वो सोलवेंट है क्योंकि उसकी एसेट्स 5 टाइम्स ज्यादा है। किससे? लायबिलिटीज से। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बता दें, जो बैड डेट्स की हमने बात की, बैड डेट हमारे लिए क्या है? लॉस। तो यह कहां पर शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। यह बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।
अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।